मतलब अगर समझो क्रिटिकल हो गया और उसका डिसेबल हो गया तो उसका इनकम स्टॉप हो जाता है। फैमिली का जो सेविंग किया हुआ है तो पूरा अपने को पूरा फैमिली का सेविंग डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपका एज, कम एज में, और गुड हेल्थ, कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं आपको कोई भी बीमारी है तो डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो भी करना है तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से करना चाहिए। क्योंकि आज लोग, हर एक व्यक्ति भी पेपर में पढ़ता है कि मीडिया में पढ़ता है और अपने मनमाने तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लगता है, लेकिन ये कहीं तो भी डिस्टर्ब हो सकता है इन्वेस्टमेंट, इसलिए फाइनेंशियल माध्यम से करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। आज हर व्यक्ति अपने फैमिली के भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। उनको लगता है कि उनके फैमिली का भविष्य अच्छा हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी अच्छी तरह से संपन्न हो। किंतु जब तक वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से नहीं करेंगे, उनके जो फ्यूचर के गोल है पूरे नहीं पाएंगे। हालांकि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में जनरली लोग एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लानिंग करते हैं, लेकिन सबसे एक सिस्टमेटिक प्लानिंग में एक फर्स्ट होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इसमें इन्वेस्टमेंट्स, और देन रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी लाइफ इंश्योरेंस क्यों? जो व्यक्ति कमाता है उसके ऊपर पूरे फैमिली का भविष्य डिपेंड रहता है। कोई भी व्यक्ति का इनकम उसके फैमिली के भविष्य के लिए कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे कि फिर फोर सी कॉन्सेप्ट है, क्रिएशन ऑफ इनकम, आदमी कमाता है, कंजम्पशन ऑफ इनकम, वो कमाता है, वो खर्चा करता है, देन कंजर्वेशन ऑफ इनकम, मतलब क्या है, जो भी कंजम्पशन, क्रिएशन, कंजम्पशन के बाद जो बचता है वो प्रिजर्व करता है, मतलब सेव करता है। लेकिन बात यह है कि ये तीनों बातें होने के लिए कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, ये थर्ड फोर्थ जो सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सब ये चीजें होने के लिए उसका इनकम कंटिन्यू होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम पकड़ के एक व्यक्ति का इनकम अगर साल का 10 लाख है और ये 25 साल वो कमाई करता है तो उसका 25 साल में कमाएगा 2.5 करोड़। अब जो भी वो कमाएगा उसके माध्यम से सेविंग करते रहेगा, सेविंग करते हुए उसका जो कॉर्पस क्रिएट होगा, मतलब उसका जो लाइफ है हो गया 2.5 करोड़ का लाइफ है। इस माध्यम से उसका इनकम कंटिन्यू रहने के लिए उसका 10 लाख रुपए हर साल उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हम ये 10 लाख रुपए मिलेगा इसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आज लाइफ इज अनसर्टेन, दिस इनकम इज आल्सो अनसर्टेन। अभी देखिए कि अगर उसको 10 लाख रुपए हर साल चाहिए तो उसको एटलीस्ट अगर 7% रेट ऑफ अगर वो नहीं है कर, तो उसके बचत उसके फैमिली को 10 लाख मिलने के लिए उसका कम से कम उसका कॉर्पस 2 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, कि जिसके ऊपर 7% इंटरेस्ट अगर मिलता है तो उसका साल का 12 लाख रुपए रिप्लेस उसका 10 लाख रुपए पर। लेकिन ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है कि जो इमीडिएट उसको 2 करोड़ का प्रॉपर्टी क्रिएट कर देती? अब 2 करोड़ का प्रॉफिट क्रिएट के लिए अगर देखते हैं कि वो अदर इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज अपन कंपेयर करते हैं कि इंश्योरेंस और जैसे अगर लोग प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, जैसे अगर जहाँ पर 1% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ते हैं, तो अगर एक 2 लाख रुपए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है और वही 2 लाख रुपए अगर प्रोविडेंट में इन्वेस्ट करता है, तो 2 लाख में अगर प्रॉपर प्लानिंग से अगर उसका लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का होता है, अगर समझो 5 साल वो बचत करता है और 5 साल के बाद नहीं है, 5 साल के बाद नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसकी अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1 करोड़ मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 करोड़। और उसमें तीसरा बेनिफिट एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी का भी, इसमें 2 करोड़ मिल और जो भी बोनस उसको मिलेगा वो बोनस मिलेगा। अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है और सिर्फ उसका 2 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट करता है, अगर डेथ हो जाती है, उसको कितने का? सिर्फ 12.5 लाख रुपए। अभी 12.5 लाख रुपए मिलता है, तो मुझे बताइए कि आज उसकी फैमिली उस अमाउंट पर सर्वाइव हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो, क्योंकि उसका जो फैमिली का मेंटेनेंस आज जो 10 लाख महीने के बावजूद भी
मंथ पर होने के बाद में अपन जनरली फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं, तो उसके पश्चात उसके फैमिली को क्या मिले। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपने पहले अपना जो आने वाला इनकम है वो पहले लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। आज अपने लाइफ में बीमारियां बढ़ रही है, अपने एक्सीडेंट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा इंश्योरेंस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, ये कि अपने अगर कोई एक्सीडेंट में या अगर कोई इंसिडेंट में सफर होता है तो पहले कौन सी चिंता आती है, उसका फैमिली का क्या हो। अगर उसका इंश्योरेंस नहीं, सब इंश्योरेंस सोचेगा कि फैमिली का क्या होगा। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एडमिट होने के बावजूद उसको चिंता रहेगी कि फैमिली का क्या। अगर वो समझो कि फुल्ली अगर इंश्योर्ड है तो उसको चिंता नहीं रहेगी, चलो भाई अगर कुछ हो गया तो फैमिली, मेरे फैमिली कितना मेरा कॉर्पस मिलने वाला, फैमिली मेरे उस पर मेंटेन होगी। तो क्या होगा इसका इफेक्ट, उसका चिंता नहीं होगी। उसका अगर बीपी बढ़ना है तो बीपी डाउन बढ़ेगा नहीं, उसको मतलब कॉम एंड क्वाइट रहेगा और उसमें बच सके। तो इंश्योरेंस हमें यह बहुत बड़ी ताकत है कि आदमी को, फैमिली को मतलब फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर। फर्स्ट ये होना चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि जनरली लोग डिले करते हैं इंश्योरेंस में, लेकिन गुड हेल्थ और एज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो इंश्योरेंस के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमको सभी को सोचना है कि पहले प्रायोरिटी इंश्योरेंस को देना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी है लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस। अभी अपनी लाइफस्टाइल बदले, खाने पीने की आदतें बदल गई, तो इसके लिए क्रिटिकल इलनेसेस, कैंसर, बीपी, किडनी फेलियर्स, हार्ट डिसीजेस, इसका प्रमाण बहुत ही बढ़ गया। अगर आज का अगर सर्वे देखते हैं तो इंडिया में 5 व्यक्ति के पीछे 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना बढ़ गई। आदमी लोगों में 9 लोगों के पीछे 1 की डेथ होती है कैंसर से। लेडीज में 12 पेशेंट के तरफ 1 की डेथ होती है। अभी आज ही एक न्यूज पढ़ा मैंने कि यंगस्टर में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। अगर 40 एज के बिलो अगर है तो 60% यंगस्टर सफर हो रहे हैं, क्योंकि उनके भी आदतें आज बदल चुकी है। आज सभी चीजों का टेंशन उनके ऊपर आ रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि अपन लोग सोचते हैं कि इससे रिफंड होने वाला नहीं है, लेकिन अपन फ्यूचर के लिए जो भी प्रीमियम दे रहे थे अपने फ्यूचर के लिए कार्पस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी अगर आती है तो उसका बेनिफिट अपने को मिलता है। मतलब अगर समझो क्रिटिकल हो गया और उसका डिसेबल हो गया तो उसका इनकम स्टॉप हो जाता है। फैमिली का जो सेविंग किया हुआ है तो पूरा अपने को पूरा फैमिली का सेविंग डिस्टर्ब हो जाता है, जो बीमारी में लग जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का वही कॉन्सेप्ट है कि अपने को फैमिली का जो भी बचत करते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए अपने को पहले हेल्थ इंश्योरेंस में सोचना। दूसरी बात, इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस दोनों सोचते हैं कि अपन आज नहीं कल करें। बहुत बार क्या होता है कि क्लेम रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि लोग क्या करते हैं, अगर बीमारी होती है लेकिन जब इंश्योरेंस करते हैं तब डिस्क्लोज नहीं करते। बहुत सारे हमारे लोग भी चलो भाई हो जाएगा कर इंश्योरेंस कर लेते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं अगर प्रीवियस डिसीज अगर ख्याल में आता है तो उनका कैशलेस बेनिफिट उसको मिलेगा नहीं। उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रियम्बर्समेंट लेना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में ख्याल में आ गया, लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर ख्याल में है कि उसको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजन था तो पूरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपका एज, कम एज में और गुड हेल्थ, कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं आपको कोई भी बीमारी है तो डिस्क्लोज करना बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया अपना हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरी बात है इन्वेस्टमेंट्स। अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना एक गोल होना चाहिए कि अपना आगे चल के क्या क्या अपना गोल इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का गोल अपने को ये परफेक्टली अचीव होना चाहिए, हम अब अचीव कर सकते। मेजरेबल मतलब मापनीय होना चाहिए, और उसका टाइम बाउंड मतलब कि विशिष्ट टाइम में अपने को इतना गोल होना है, इसके टाइम में इतना पर्पस क्रिएट करना। जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करोगे फ्यूचर के लिए तब तक कि आपका जो गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो भी करना है तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि आज लोग हर एक व्यक्ति भी पेपर में पढ़ता है कि मीडिया में पढ़ता है और अपने मनमाने तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लगता है, लेकिन ये कहीं तो भी एक डिस्टर्ब हो सकता है इन्वेस्टमेंट, इसलिए फाइनेंशियल माध्यम से करना चाहिए। अभी अपन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरफ देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज
जो होते हैं, बहुत सारे अपने जो होते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो पहले जो आते हैं इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट आती है, बैंक डिपॉजिट आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और शेयर्स इन्वेस्टमेंट। अभी लोगों की जैसे इन्वेस्टमेंट है उस मुताबिक कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो वो बोलते हैं कि भाई गोल्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, तो इससे भी इन्वेस्टमेंट करके लोग, इसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट, अपने इनकम का इन्वेस्टमेंट परसेंटेज होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद आता है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसमें दूसरा बात है बाद में म्यूचुअल फंड्स। आगे अगर देखा जाए तो सेफ साइड अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक एक अपना इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट, अगर एक इन्वेस्टमेंट अपन 8% अगर इंटरेस्ट, एक 30 साल का व्यक्ति है, उसको 30 साल के बाद 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटर्न चाहिए। और रिटर्न के लिए अगर वो 8% के इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करता है 30 साल, तो उसके लिए उसको 45,000 रुपीज पर मंथ सेव करना। वही अगर 10% से अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको लगेंगे 25,000 रुपीज पर मंथ। अगर वही 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 15,000, ओनली 15,000 के अमाउंट में उसका 5 करोड़ 30 लाख का पर्पस क्रिएट हो सकता है। तो जनरली म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अपने फ्यूचर के लिए जो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए अपना को म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अपने को 15 से 20 साल के पीरियड में अपन 12 से 15% तक का रिटर्न आप मिला सकते। तो डेफिनेटली इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 3 प्रकार के फंड्स होते हैं, एक लिक्विड और डेब्ट फंड, जिसमें अपने एक बैंक डिपॉजिट जैसे होता है 5 to 6%। दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं हाइब्रिड फंड्स के माध्यम से, जिसमें इक्विटी मतलब कंपनी शेयर्स में 60% इन्वेस्ट होता है और 40% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। तीसरा होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में टोटली शेयर में इन्वेस्ट होता है। हालांकि सेंसेक्स जो डिपेंड होता है तो थर्ड लार्ज कैश कंपनीज पर डिपेंड होता है, लेकिन जैसे सेंसेक्स डाउन होता है तो अपना म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से अपना म्यूचुअल फंड में रिस्क कम हो जाता है। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जब जितना आपका रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। तीसरा बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, इसमें जो भी आपका इनकम होगा, समझ लो कि 50 लाख इन्वेस्ट हो गया और 50 आपको कैपिटल गेन्स हुआ, मतलब आपका टोटल 1 करोड़ मिला, तो एक 50 लाख जो है तो उसमें 1 लाख तक के कैपिटल टैक्स फ्री है। बाकी जो 49 लाख पे है तो 10% टैक्स लगेगा, ओनली 4,90,000 प्लस उसका जो सेस होगा वो लगेगा। अगर यही इनकम आपका फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से आता है तो उसमें जो भी टैक्स रेट्स होंगे आपके 10%, 20%, 30%। अगर समझो 30% टैक्स ब्रैकेट में इनकम होगा तो 30% मुताबिक 5 लाख समझ लीजिए आप, तो 15 लाख 30% 15 लाख टैक्स लेगा। तो यह होता है म्यूचुअल फंड का बहुत ज्यादा बेनिफिट। इन्वेस्टमेंट के तौर पर यह सोचना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइमली आपको मॉनिटर करना आवश्यक है। जैसे टाइम है उसको मॉनिटर करना है, उसका रिव्यू लेना आवश्यक है, नहीं तो अपन एक बार डाल दिया और पैसा देखते नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में रिटायरमेंट फंड्स। हर एक व्यक्ति आज रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। जैसे अपने ओल्ड हो जाते हैं, 60 एज में हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, बहुत हमारी सारी इच्छाएं होती है। जैसे आपके नाती होते हैं, नाती लोग उनको आपको कुछ देना है तो आप पीछे मुझे देना है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं तो अपने बेटे से मांगना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके लिए अपन आज रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते नहीं। आज अपन रिटायर होते अगर 50,000 रुपये आपको पर मंथ आज लगता है, इसी को अगर 30 ईयर्स के बाद हमको पेंशन चाहिए तो इसका वैल्यू होता है 3,50,000 पर मंथ। तो देखिए आज की 50,000 कल 30 साल के बाद एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% रेट होगी 3,50,000, और उस वक्त पर मंथ 3,50,000 मिलने के लिए आपका कॉर्पस जो क्रिएट होना चाहिए 5 करोड़ रुपीज। अभी सोचिए कि 5 करोड़ रुपीज आज कौन क्रिएट करे। कि एक कोई व्यक्ति बोल सकते कि मेरे पास रिटायरमेंट का 5 करोड़ रुपीज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको रिटायरमेंट फंड भी, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो बता नहीं सकते कि क्या है,
तो बेटर है कि अपन स्वाभिमानी जीवन जीना चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट न रहती हुई। ये सोचना है कि रिटायरमेंट फंड्स कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए, और जितने भी इन्वेस्ट प्लानिंग आप प्रोफेशनल एडवाइजर के माध्यम से तो करना बहुत है। तो माई सेल्फ वसंत कावड़े, I deal in the business of life insurance, health insurance, mutual funds, and international financial planner associated with Continental Life Insurance Broking Company Limited, Dubai, as a reference partner. Thank you. BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।